हेलो एवरीवन, इंडिया सेल्टर फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का टारगेट था कि FY 27 के अंदर हम लोग हमारी लोन बुक को 25 से 30% के आसपास की रेट से ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। बात करूं क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है लगभग 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहेगा। यदि बात करूं स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो स्प्रेड है वो यहाँ पे 6% से ज्यादा ही रहेगा। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट का टारगेट था कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर FY 30 तक हम लोग हमारी लोन बुक को 30,000 करोड़ रुपीज के यहाँ पे बनाना चाहते हैं। मतलब FY 26 कंप्लीट होने के बाद में लोन बुक कितनी थी? लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की। मतलब नेक्स्ट अराउंड 4 साल के अंदर ये लोग अपनी लोन बुक को लगभग यू कैन से 3x करने का टारगेट कर रहे थे। तो उसका सीजीआर निकल गया था लगभग 27-28% के आसपास में। सिमिलर काइंड ऑफ इनका गाइडेंस FY 27 के लिए भी था। तो हमने गाइडेंस की बात करिए, अब एक बार इनका जो एक्चुअल डिलीवरी आया क्वार्टर वन का, एक बार उसको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो इनका गाइडेंस दिया गया था क्या उसको यहाँ पे अंडर अचीव किया या फिर यहाँ पे ओवर अचीव किया है। तो कंपनी तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए हमें इनका जो गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी में क्या डिफरेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आई थिंक ये आपका लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनकी टोटल एयूएम बन गई है लगभग 11,284 करोड़ रुपए के आसपास की बन गई है। और इन लोगों ने यहाँ पे इस बार अपना जो अकाउंटिंग मेथड है यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है। पहले वो लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, ट्रांजेक्शन लाइक टू डिसबर्समेंट बुकिंग एट रियलाइजेशन। लाइक जब लोग एक यू कैन से कस्टमर को यहाँ पे अपना जो चेक देते थे लाइक उनका हाउसिंग लोन का या फिर यू कैन से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, तो जब कस्टमर को चेक दिया करते थे उसी डेट को लोग अपना एयूएम के अंदर जोड़ दिया करते थे उस अमाउंट को, राइट। बट अभी इन लोगों ने क्या चेंज किया है, लाइक यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन भी किया इस चीज को। आई थिंक इस वाले स्लाइड नंबर 6 के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि जब वो कस्टमर जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेता है उस अमाउंट को, उसको ये लोग अब यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि लाइक अब हमारा एयूएम के अंदर उसको हम लोग यू कैन से अकाउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इनका कहना है कि लाइक क्वार्टर वन के अंदर हम लोगों ने जो चेक यू कैन से दिए हैं, चेक जो क्लियर किए हैं लगभग 1046 करोड़ के किए हैं। बट यहाँ पे जो एक्चुअल में जो हमने बुकिंग किया हमारे एयूएम के अंदर वो यहाँ पे 641 करोड़ रुपीज का किया है। रीजन लाइक आपका उस कस्टमर ने अपने अकाउंट में वो लाइक अमाउंट क्रेडिट करवा लिया ना। ऑल्दो यहाँ पे पहले भी ऐसा मतलब इंटरेस्ट उस कस्टमर को तभी लगता था जब ये लोग डायरेक्टली यू कैन से कस्टमर यहाँ पे अकाउंट अपने अकाउंट में पैसा ले लिया करता था। और अभी भी इंटरेस्ट की पेमेंट उसी टाइम से लोग चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एंड साथ में लोगों ने अपना जो गाइडेंस था 25 से 30% एयूएम ग्रोथ करने का उसको मेंटेन भी रखा है। अब टू बी स्पेसिफिकली जो बाकी के पैरामीटर थे एक बार उनको लाइक अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका स्प्रेड रिपोर्ट है 6.6% के आसपास में, ग्रॉस एनपी इनका 1.5% का है, वो यहाँ पे बढ़ के आया है। एक जो हमें पहले भी रिस्क यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, डाउट लग रहा था कि जो एसबीएफसी फाइनेंस और एप्टस हाउसिंग फाइनेंस की जो ग्रोस एनपी क्यूएनक्यू बेसिस पे थोड़े स्लाइटली इंक्रीज होके आए थे, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एंड इनका ग्रोस एनपी लाइक आपका क्वार्टर फोर FY 26 1.20% के आसपास में था और अभी बढ़ गया लाइक 30 बेसिस पॉइंट के आसपास में बढ़ गया है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो 5.8% के आसपास में है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 17.5% के आसपास इनका आरओई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 100% बुक इनकी सिक्योर्ड है। पैट के अंदर 20% की ग्रोथ है और जो इनका नेटवर्थ हो गया कंपनी का लगभग 3353 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया। ये वाला अपना नेटवर्थ यहाँ पे हमें काम आएगा इनका वैल्यूएशन एनालिसिस करने वाले फैक्टर पे। बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 0.5% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो इन समरी इनका लाइक एयूएम ग्रोथ का नंबर भी देख ही लेते हैं। 24% के आसपास में यहाँ पे एयूएम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो जो इनका अकाउंटिंग मेथड जो थोड़ा चेंज हुआ है उसकी वजह से 24% के आसपास दिखाई पड़ा, अदरवाइज जो इनका रेंज था उसी के अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ता। तो आई थिंक ये ओवरऑल हमने यहाँ पे नंबर डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो नंबर देख के तो ये लग रहा है कि इनका जो गाइडेंस था लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से उसको समहाउ यू कैन से नियर बाय अचीव करते दिखाई पड़ रहे हैं। और एज सच इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी बेटर है, रिटर्न ऑन एसेट वो भी यहाँ पे बेटर दिखाई पड़ रहा है और जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है वो भी यहाँ पे इनके गाइडेंस के आसपास दिखाई पड़ रहा है। दिक्कत यहाँ पे एक ही आ रही है, इनका जो एसेट क्वालिटी है कि उनके बेसिस पे जो ग्रॉस एनपी है यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट के आसपास में खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार देखते हैं इनका 30 प्लस डीपीडी का नंबर किस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फर्दर स्लाइड्स के अंदर जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं लाइक जो मेरे को लग रही है, एक बार मैं उनको अच्छे से गो थ्रू करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो ये इन लोगों ने अपना डायरेक्ट यहाँ पे एसेट क्वालिटी का अपना फैक्टर बताया है। एसेट क्वालिटी में देखो यार इनका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वही लगभग क्वार्टर थ्री FY 26 में इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ था 30 बेसिस पॉइंट के आसपास में। उसका रीजन कोई दूसरा था इनका कि लाइक हम लोग उस टाइम पर उनका टारगेट था कि जिन कस्टमर्स को हम लोग यू कैन से बहुत ज्यादा रिग्रेसिवली फॉलो ऑफ करके उनका कलेक्शन कर रहे हैं उनको हमने रिग्रेसिवली फॉलो ऑफ करना बंद कर दिया था, जिससे उनका यू कैन से मतलब वन टाइम के लिए वो लोग यू कैन से क्लीन हो गए थे और उनका जो अकाउंट था यू कैन से एनपी वाले बकेट में जा चुका था।
बट उसके बाद इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गया था क्वार्टर 4 के अंदर। इस बार फिर से क्वार्टर 1 FY27 के अंदर इनका एसेट क्वालिटी फिर से खराब हो गया है 30 बेसिस पॉइंट के आसपास में। तो ये यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट है, ऑल्दो कोई बड़ा कंसर्निंग पॉइंट नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी बारी-बारी से बताता रहता हूँ ना, क्या जो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करने वाली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनका यू कैन से एसेट क्वालिटी 20, 30, 40, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में हियर एंड देयर फ्लक्चुएट कर सकता है। तो उसको एज सच मतलब उतना नेगेटिवली लाइक हमें कंसीडर करना सीरियस नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा जंप कर जाए कि उनका ग्रोथ एनपी 1.2 1.5% जंप करके 3% हो गया 4% हो गया जो माइक्रो फाइनेंस में हुआ था, ऐसा हो तो फिर कंसर्निंग लगता है कि यार वहां पे से डिफॉल्ट अंडरराइटिंग हो रही लोन की। बट यहाँ पे ग्रोथ एनपी 20-30 बेसिस पॉइंट के आसपास में तो ठीक है, वो फ्लक्चुएशन है। ऑल्दो यदि ग्रोथ एनपी खराब रहेंगे, एसेट क्वालिटी खराब रहेंगी तो लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन का रेटिंग नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, और मार्केट उसको नेगेटिवली रेट करता है आपके रिजल्ट वाले दिन। तो यदि बात करें 30 प्लस डीपीडी के नंबर के बारे में, तो इनका 30 प्लस डीपीडी का नंबर फिर से यू कैन से लाइक 4% से जंप करके 5.2% पे पहुंच चुका है, वही लगभग 120 बेसिस पॉइंट के आसपास में। तो यहाँ पे भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। और बात करूं कलेक्शन एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से, तो जो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी वो गिर गया है, 97% पे आ गया है। ये यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट है, लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी आपकी खराब हुई है, जिसकी वजह से मतलब ऑब्वियसली आपका 30 प्लस डीपीडी खराब हो, आपका 30 प्लस डीपीडी खराब हुआ मतलब आपका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है। तो वो एक बार लाइक मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कौन-कौन के अंदर इस पे क्या क्लैरिटी देते हैं कि जो एसेट क्वालिटी इस बार खराब हो रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी इतनी डाउन गई है, उसके पीछे क्या रीजन है और क्या जो जो रीजन है क्या वो स्ट्रक्चरली रिपीटेड होगा या फिर यू कैन से वन टाइम के लिए है, वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा कॉन-कॉल के अंदर। तो ये यहाँ पे यू कैन से एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से तो इन समरी बोले तो कंसर्न तो दिखाई पड़ रहे हैं साफ-साफ। अब बात करते हैं इनका थोड़ा यू कैन से स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, पहले बात कर लेते हैं एक बार इनकी लाइक लोन पे यील्ड के बारे में। तो उनका लोन पे यील्ड वही लगभग 15% के आसपास में था, बट लास्ट के 2 क्वार्टर से यहाँ पे 14.80% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और इनका कहना है जो हमारा इंक्रीमेंटल यील्ड है लोन पे वो लगभग 14.90% के आसपास में है। और जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है यहाँ पे वाई एंड वाई लगभग 40 बेसिस पॉइंट से कम हो गया है। तो जो इनका स्प्रेड है यहाँ पे वाई एंड वाई लगभग 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। एक लास्ट क्वार्टर 1 के अंदर 6.4% था, अभी 6.6% हो गया। और हम लोग बैंक्स और एनबीएफसीज के अंदर यहाँ पे हम लोग सीक्वेंशियल किस तरह से चीजें यहाँ पे मैटर कर रही है उसको हम लोग ज्यादा यहाँ पे से कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे लाइक चीजें यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ दिखाई पड़ रही है स्प्रेड वाले एंगल से। अब इनकी कुछ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड बता देता हूँ आपको। यस, ये इस वाली स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे इनका जो लाइक टोटल बुक के अंदर जो होम लोन का पार्ट है यहाँ पे लगभग 57% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी का 43% इनका यू कैन से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला पार्ट है। तो जो अपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो लाइक कस्टमर होते हैं यू कैन से वो लाइक वो अमाउंट यू कैन से अपना किसी बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी पर्सनल काम में यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वो अपने लाइक यू कैन से प्रॉपर्टी को गिरवी रखा के उन्होंने वो लोन लिया है। और इनका जो लोन बुक के अंदर 25% लोग सैलरीड वाले हैं, बाकी के 75% लोग यहाँ पे कस्टमर्स सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हैं। ये वाली एक स्लाइड और आप देखोगे तो और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इनका जो टोटल लोन बुक के अंदर जो 5 लाख से टिकट साइज के नीचे के लोन है ना, वो लगभग 7% कंट्रीब्यूट करता है। एंड आपका जो 5 टू 10 लाख वाली कैटेगरी यहाँ पे 43% कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 50% कैटेगरी आपकी बिलो 10 लाख वाली है, बाकी की 50% कैटेगरी आपकी अबो 10 लाख वाली है। तो होता क्या है मतलब इस वाली कैटेगरी के अंदर बिलो 5 लाख वाली कैटेगरी के अंदर जो हमने यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस वाले केस के अंदर भी देखा था कि उनके भी ग्रॉस एनपीए मतलब काफी खराब हो गए थे लास्ट के लगभग 5-6 क्वार्टर से, बिकॉज उनका अराउंड मोर देन 50% बुक 5 लाख से कम की कैटेगरी से बिलोंग करता था। ऑल्दो वो भी फोकस कर रहे हैं 5 लाख से ऊपर के टिकट साइज में यू कैन से अपना लोन बुक को यू कैन से उधर ग्रोथ कराने के पर्सपेक्टिव से। अब यदि कुछ और इंपॉर्टेंट स्लाइड में यदि आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूं, आई थिंक ये डिजिटल कुछ एडॉप्शन का प्रोसेस बता रहे हैं कि हम लोग 94% के आसपास हमारे कलेक्शंस डिजिटली होते हैं। हमारे कस्टमर्स मेरे से लगभग 84% हमारे कस्टमर्स हमारे ऐप के थ्रू मतलब ऐप पे रजिस्टर्ड हैं, ऐप डाउनलोड कर रखा है। अब डायरेक्टली एक आध स्लाइड और इंपॉर्टेंट एक बार वो देख लेते हैं, इनका आरओई ट्री एक बार देख लेते हैं, राइट? वहाँ पे थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्रेडिट कॉस्ट का यहाँ पे किस तरह से डायरेक्शन जा रहा है। तो इनका आरओई ट्री आई थिंक कौन सी स्लाइड है, लेट मी चेक, स्लाइड नंबर 34 है। यस, जो स्लाइड नंबर 34 है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्री के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो यहाँ पे लास्ट के कुछ ईयर से जो इनका गाइडेंस रहता है ना लगभग 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का, उसी के आसपास दिखाई पड़ रहा है। मतलब बीच में हल्का फुल्का ग्रॉस एनपीए का फ्लक्चुएशन आता है, मतलब बट यहाँ पे वो यू कैन से जो इनका क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का, उसी ट्रेजेक्टरी के अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट के लगभग FY25 के अंदर भी, FY26 के अंदर ही, लास्ट के कुछ क्वार्टर्स के अंदर, राइट? एंड इनका यदि लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लाइक वो भी यहाँ पे पिछले 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 17% से ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। एंड बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो अभी बढ़ के 308 रुपए हो गया है पर शेयर बुक वैल्यू, राइट? तो इसके अंदर भी यहाँ पे यू कैन से ग्रोथ अच्छी खासी हुई है बिकॉज इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे अच्छा खासा डिलीवर होता दिखाई पड़ रहा है।
ऑल्दो लोग डिविडेंड दे देते हैं, बट फिर भी लाइक इनका रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, मोर देन 17.5% के आसपास का आरओई ठीक लग रहा है। अब बात करते हैं यार इनके लास्ट के 5-7 साल के अंदर, देखते हैं इनका ग्रॉस एनपी कैसा रहा है। लाइक यदि इनका क्वार्टर 3 के अंदर भी ग्रॉस एनपी में कुछ हल्का-फुल्का कंसर्न है, तो अभी क्वार्टर 1 के अंदर भी आया है। तो जैसे एक बार मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि लास्ट के कई सालों के अंदर क्या इनका एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा तो खराब नहीं हुआ ना, बिकॉज़ बहुत सारे साइकिल किए, कोविड के अंदर तो बहुत खराब साइकिल गया है। कोविड की फर्स्ट वेव थी, कोविड की सेकंड वेव थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका जो ग्रॉस एनपी है, आई थिंक लास्ट के 9 इयर्स का यहाँ पे ग्रॉस एनपी का डेटा इन लोगों ने दिखाया है। आई थिंक 0.7%, 1.3%, 1.4%, 1.3%, कोविड फर्स्ट वेव के अंदर 1.9% हुआ था, कोविड सेकंड वेव के अंदर 2.1% हुआ था, फिर वापस इंप्रूव हो गया था 1.1%, 1.0%, 1.0%, 1.2%। मतलब लास्ट के काफी सालों के अंदर कोविड के अंदर केवल जंप यहाँ पे देखने को मिला था 2 साल लगभग 2% के आसपास में। बाकी के सभी सालों के अंदर इनका ग्रॉस एनपीए वही 1.2, 1.3, 1.4% के आसपास दिखाई पड़ा है। एफआई 25 और एफआई 24 में तो 1% के आसपास दिखाई पड़ा था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार लाइक आपका जब 100% सिक्योर्ड लेंडिंग होता है ना, तो आपके ग्रॉस एनपीए कभी ऐसे जंप नहीं कर देंगे, 5% हो गए, 7% हो गए, 8% हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट? आई थिंक ये आप समझ गए होंगे ये वाला डेटा देखने के बाद में। तभी मैं हमेशा बारी-बारी से आप लोगों को डिस्कस करता रहता हूँ कि जो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करने वाली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वहाँ पे हम लोग आगे की बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं हमारे कैलकुलेशंस के अंदर। और जहाँ पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है, वहाँ पे आगे जाके प्रेडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? यस। तो लाइक ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है, लाइक इंडिया स्टेट ऑफ फाइनेंस की क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रहे। ओवरऑल देखने पे तो ये लग रहा है यार इतने कोई रोबस्ट नंबर तो नहीं है, इतने कोई बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही लुक्रेटिव यहाँ पे डिलीवरी नहीं है ये क्वार्टर 1 के अंदर। हाँ, मतलब ठीक है, इनका जो अकाउंटिंग इन लोगों ने चेंज किया, अकाउंटिंग मेथड चेंज किया, उससे हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इनका एसेट क्वालिटी वाला पार्ट है, जो खराब हुआ इनका क्वार्टर 1 के अंदर, क्वार्टर 4 एफआई 26 के कंपैरिजन में, वहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा है। एंड इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है, वो भी यहाँ पे 120 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। मतलब ये शो करता है कि यदि आपका 30 प्लस डीपीडी जंप कर गया, तो वो देखना पड़ेगा कि आपका इस करंट क्वार्टर के अंदर मैनेजमेंट क्या बोलती है इस पे, कि इनका 30 प्लस डीपीडी वापस इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है जुलाई के महीने से, या फिर अभी और उसमें जंप आ रहा है। यदि और जंप आ रहा है तो मतलब अगले क्वार्टर के अंदर फिर से, मतलब जो करंट क्वार्टर उसके अंदर फिर से एसेट क्वालिटी का और यू कैन से कंसर्न दिखाई पड़ सकता है। वो एक बार कॉन्कोल होगी तब जाके हमें अच्छे से डिटेल में क्लैरिटी मिलेगी। हम लोग एक बार उसको अच्छे से भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कॉन्कोल के मेजर पार्ट्स को। बिकॉज़ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो अपने बिजनेस को लगभग 25-30% से ग्रोथ करा रही है, और एक अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो अब एसेट क्वालिटी के अंदर कहाँ क्या दिक्कत है, कब जाके सोल्व होगी, वो डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो लाइक ओवरऑल नंबर एसेट्स कोई बड़े हाई परफॉर्मिंग नंबर्स तो नहीं लगे, बट हाँ मतलब इनका एसेट क्वालिटी वाला एंगल है, वो एक बार देखना पड़ेगा। मतलब आपको वही पता है कि यार किसी एनबीएफसी और बैंक के अंदर हमेशा एसेट क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यदि आपका एसेट क्वालिटी अच्छा है तो आपको मार्केट री रेटिंग देता है, और यदि आपका एसेट क्वालिटी खराब होता है तो फिर आपको मार्केट यू कैन से अच्छे से पनिशमेंट भी देता है। तो ये नंबर थे क्वार्टर 1 के इनके रिजल्ट के। लाइक सिंपल सी बात है, 30 प्लस डीपीडी बढ़ गया, आपका आपका एसेट क्वालिटी खराब हो गया, वहां से हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो रिस्क एनालिसिस के अंदर तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है, ऑल्दो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लोन में 100% सिक्योर्ड बुक है, बट फिर भी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होगी, तभी जाके कंसेप्ट बैंक का यहाँ पे अच्छे से री रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज री रेटिंग का हम लोग इंतजार करते करते थक भी सकते हैं। तो वो वाला फैक्टर आ जाता है, जैसे हमने एचडीएफसी फाइनेंस में डिस्कस किया था, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में डिस्कस किया था, यार उनका भी एसेट क्वालिटी क्यूर के बेसिस पे थोड़ा खराब हुआ है, 30 प्लस डीपीडी का नंबर जंप किया है। तो वो वाला फैक्टर आ जाता है, यार ठीक है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट इसके यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आपको याद होगा एसबीएफसी फाइनेंस के मैनेजमेंट ने तो यहाँ पे कॉन कॉल के अंदर बोला था कि उनकी एसेट क्वालिटी क्यों खराब हुई है। उनका कहना है कि जहाँ पे 10 लाख के नीचे के टिकट साइज के लोन है, जहाँ पे 10 लाख से कम का यू कैन से लोन अमाउंट दिया जा रहा है, वहाँ पे कस्टमर क्या कर रहा है, उस अमाउंट को अपना कोई बिजनेस मतलब बिजनेस बिल्ड करने में यूज ना करके कंजम्पशन में यूज कर रहा है। बिकॉज इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, यू कैन से कॉस्ट बढ़ गई है काफी सारे आइटम्स की, जिसकी वजह से वो एसेट बिल्ड करने के बजाय उस अमाउंट को कंजम्पशन कंज्यूम कर लेता है, मतलब खर्च कर देता है। तो इसलिए मतलब वहां पे यदि आपने बिजनेस बिल्ड नहीं किया तो फिर आप ईएमआई कैसे चुकाओगे, फिर आपकी प्रॉपर्टी तो गई, फिर तो उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि जो 100% सिक्योर लेंडिंग करने वाले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर एनबीएफसीज हैं, उनको एसेट्स वो कैपिटल लॉस नहीं हुआ है, बिकॉज इनका तो एलटीवी लगभग 45, 50, 55% के आसपास में होता है। तो यदि आज इनका सपोज पूरा एनपी हो गया, तो उस प्रॉपर्टी में सरफेस एक्ट लग के लेट से इनका पहले ऑक्शन होगा, वो प्रॉपर्टी बेच जाएगी, फिर अपकमिंग किसी न किसी क्वार्टर के अंदर वो वाला अमाउंट इनके अदर इनकम में आ जाएगा। तो कैपिटल लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ जो 100% सिक्योर लैंडिंग करती है। बस उनका उनका जो अकाउंटिंग मेथड है ग्रॉस एनपी वाला, वो खराब हो गया, जिसकी वजह से मार्केट उनको हो सकता है उतना रेटिंग ना दे या फिर पनिशमेंट भी दे दे, राइट? तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखना जरूरी है। बट अगेन रेटिंग करने के पर्सपेक्टिव से एसेट क्वालिटी का क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज में जाना बहुत जरूरी है। तो ये चीज मैं आई थिंक मेरे सभी एनबीएफसी और बैंक्स वाले जो भी मैंने एनालिसिस करके वीडियोस अपलोड करे, सभी के अंदर मैं यही चीज आपको बारी बार से रिपीट करता रहता हूँ।
तो वाला फैक्टर है, हमें देखना पड़ेगा, देखते हैं आगे किस तरह से चीजें यहाँ पे बन के निकल के आती है। तो दिस इज द मेजर रिस्क एसेट क्वालिटी वाला, और बाकी एसेट्स कोई बड़ा यहाँ पे मेरे को मेजर चैलेंज यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाकी जो इनका लाइक अकाउंटिंग मेथड इन लोगों ने चेंज किया, ठीक है, उससे ऐसे इनके पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब एक बार इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं, और ये वैल्यूएशन एनालिसिस तभी एप्लीकेबल है जब इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आए है, एंड मार्केट इसको एक अच्छे से रीरेटिंग देना स्टार्ट करे, उसी वाले केस के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये वैल्यूएशन एनालिसिस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखो यार, करंटली इस एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नेटवर्थ कितना है? आई थिंक 3353 करोड़ रुपए के आसपास था जो हमने देखा अभी, और बुक वैल्यू पर शेयर कितना था? आई थिंक मोर देन 300 पे था, 305 के आसपास था वो क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में। एंड करंटली यदि मैं इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखना चाहूं तो लगभग 2.4 के आसपास में है, राइट। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इनका लगभग 17.5% के आसपास में है। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूएशन एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर दो फैक्टर रखते हैं। फर्स्ट इज इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट किस डायरेक्शन में जा सकता है, कितना बन सकता है, इनका बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है। सेकंड है, बुल मार्केट आएगा और एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी तो इनका वैल्यूएशन का री-रेटिंग किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फर्स्ट बुक वैल्यू की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। तो यार मतलब इनका 17.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये लोग अपने प्रॉफिट का 20% डिविडेंड के रूप में बांटते हैं, मतलब एफए 26 में लोगों ने डिविडेंड दिया है 20% के आसपास का। तो जब डिविडेंड दिया है तो डेफिनेटली आपका जो बुक वैल्यू ग्रोथ उस रेट से नहीं होगी, जिस रेट से होनी चाहिए। तो नॉर्मली देखो ना, यदि 17.5% का आपका रिटर्न इक्विटी है, लगभग 20% आपने डिविडेंड के रूप में पैसा बांट दिया अपने शेयर होल्डर्स को, तो आपका कितना बचता है बुक वैल्यू ग्रोथ के लिए, नेटवर्थ की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कितना अमाउंट बचता है? लगभग वही 14-15% के आसपास में। तो लेट्स से अगले साल इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा वैसे, मे बी अराउंड 18.5% के आसपास जा सकता है, ऑल्दो एसेट क्वालिटी इसी रेंज के आसपास रहे, लगभग 1.2% 1.5% के आसपास में ग्रोथ एंड पे रहे, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। अदरवाइज मे बी रिटर्न ऑन इक्विटी उनका मे बी थोड़ा कम, मतलब यू कैन से स्टैग्नेंट भी हो सकता है, 16-17% का भी हो सकता है यदि एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, उस केस की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं ज्यूम करके चलता हूं कि इनका एसेट क्वालिटी स्टेबल होता है तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 18-19% का डिलीवर हो सकता है एफआई 28 के अंदर। तो नेक्स्ट 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है, नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ कितनी हो सकती है? डिविडेंड को घटा लो, वही 14-15% इस साल और अगले साल में भी 15-16% के आसपास में। तो मोटा-मोटा यू कैन से लगभग 1.3 1.35 के आसपास का यू कैन से यहाँ पे मल्टीपल आ सकता है बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट के अंदर, नेटवर्थ की ग्रोथ रेट के अंदर, यू कैन से इन समरी। अब बात करता हूँ यार, वैल्यूएशन का री-रेटिंग होके इनका पीबी एक्सपेंशन कितना बन सकता है, मतलब प्राइस टू बुक रेशियो एक्सपेंशन कितना हो सकता है। मैं ये वाली कैलकुलेशन नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यार नेक्स्ट 2 साल 2.5 साल के आसपास में एक बुल मार्केट होगा, और उस टाइम पे यदि इस एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की एसेट क्वालिटी अच्छी रही तो मे बी यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो का एक्सपेंशन हो सकता है, पीबी री-रेटिंग हो सकता है। उस वाले केस को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो देखो यार, जब ये वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लगभग अपनी लोन बुक को 30 से 35% के आसपास में अपनी ग्रोथ कराती थी, एसेट क्वालिटी स्टेबल रखती थी, उस टाइम पे इनका प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 4.5 के आसपास हुआ करता था। अब तो इनका लोन बुक का ग्रोथ रेट 30 से 35% तो है नहीं, लगभग 25 से 30% के आसपास में है। तो आई डोंट थिंक सो इनको 4.5-5 का प्राइस टू बुक रेशियो शायद मिले। मैं एक थोड़ा यहाँ पे यू कैन से जनरल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कुछ अल्ट्रा एक्सट्रीम बुल मार्केट आ गया तो हो सकता है 5 का मिल जाए, 5.5 का प्राइस टू बुक रेशियो मिल जाए, क्या पता। बट मैं एक जनरल वे में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मे बी इनको प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 4 से 4.5 के बीच में आसपास मिल सकता है बढ़िया बुल मार्केट के अंदर, राइट। तो इनका प्राइस टू बुक रेशियो का एक्सपेंशन कितना निकल के आता है? करंट इनका 2.4 के आसपास में है, यदि पीबी रेशियो एक्सपेंशन होगा तो मे बी अराउंड 70% के आसपास का इनका पीवी रेशियो का एक्सपेंशन बन सकता है अराउंड नेक्स्ट 2-2.5 साल के अंदर, यदि बुल मार्केट आता है और एसेट क्वालिटी स्टेबल होती है उस वाले केस के अंदर। तो इसका फैक्टर निकल के आता है पीबी का एक्सपेंशन लगभग आपका 1.7 के आसपास में है। तो यदि मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एक मार्केट कैप एक्सपेंशन का फैक्टर यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा? मेरे को बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट का एक्सपेंशन फैक्टर एंड ये जो पीबी रेशियो का एक्सपेंशन का ग्रोथ फैक्टर आया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 1.3 into 1.7 आपका निकल के आता है लगभग 2.2 2.3 के आसपास में। तो ओवरऑल हमारा यू कैन से एक सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लाइक जो हमारा मार्केट कैप एक्सपेंशन का फैक्टर निकला है वो 2.2 2.3 के आसपास का निकला है। ये बात यहाँ पे याद रखना, यदि एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव नहीं होती है, एसेट क्वालिटी में कंसिस्टेंट इनके कंसर्न रहते हैं नेक्स्ट 2-2.5 साल के अंदर, तो यहाँ पे पीबी रेशियो एक्सपेंशन भी नहीं होगा एंड बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट भी उतनी नहीं होगी। तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे फेल हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल ऐसे आंख मूंद के मत जाना कि यार वीडियो के अंदर मैंने ये चीज बोल दी है तो हमेशा ये सर्वमान्य सत्य हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे कंडीशनल बातें आपको बोली है, समझाने के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें यहाँ पे बताई आपको। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि ऐसा ही होगा। क्या पता इसके एसेट क्वालिटी खराब ही खराब रहे, आगे जाके इंप्रूव ही ना हो, तो फिर तो सारी की सारी चीज धरी की धरी रह जाएंगी, जो हमने कैलकुलेशन करी पूरी फेल हो जाएंगी, पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी, राइट। तो आई थिंक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। तो इन समरी ये मैंने इंडिया सेल्टर फाइनेंस के बारे में एक होलसेल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है। ऐसे मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए लाइक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं, आप लोग भी अच्छे से सीख के
एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से रहना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।